जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज डेट है 7 जून। तो चलिए देखते हैं 7 जून के इंडियन एक्सप्रेस में क्या बातें आई हैं। तो देखिए, पहली एक बात ये देखने को मिल रही है कि जो एलएसी पे भी विवाद चल रहा है, तो दोनों तरफ की जो कमांडर्स हैं वो मीट करने वाले हैं और डिस्कस करके चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो 14th कॉर्प के कमांडर हैं हमारे यहाँ के, ठीक है, वो काउंटर पार्ट ऑफ द चाइनीज़ आर्मी के कमांडर से बात करेंगे और चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि अभी चाइना और भारत के बीच में विवाद चल रहा है लद्दाख वाले पोर्शन को लेकर। तो ये देखिए, विवाद अभी कहाँ चल रहा है, जो गलवान वैली वाला रीजन है यहाँ पर विवाद चल रहा है। और जो ये पेंगोंग लेक है, ठीक है, इस पे भी विवाद चल रहा है, क्योंकि ये एलएसी के पास है वाले रीजन, तो वहाँ पर काफ़ी स्किर्मिशेस देखने को मिल रही हैं अभी। तो जो आप कह सकते हो ईस्टर्न लद्दाख वाला पोर्शन है, वहाँ पर काफ़ी दिक्कत देखने को मिल रही है। तो अभी दोनों ही साइड के कमांडर्स मीट करेंगे और चीज़ों को सॉल्व करने के ऊपर बात करेंगे। अब यहाँ देखिए, जो नेपाल ने एक नया नक्शा जो पास किया था, तो उसका बिल वो अपने पार्लियामेंट में रख रहा था। ठीक है, तो अभी उसके ऊपर वहाँ से अभी कमेंट आया कि जो फॉरेन सेक्रेटरीज हैं उनको बात करने ये दिया जाए इस टॉपिक के ऊपर, चाहे फिर वो वर्चुअली बात करें। ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा तो जो नेपाल है और भारत और नेपाल के भी रिश्ते अभी बिगड़ रहे हैं। तो नेपाल में अभी जो काला पानी वाला रीजन है, जो लिपुलेख वाला रीजन है और जो लिम्पियाधुरा वाला रीजन है, ये तीन रीजन के एरिया को उसने अपने नक्शे में दिखाया और नया नक्शा लेके आया है और उसने उसने बिल पार्लियामेंट में रखा है। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर भी बात करने की बात की जा रही है। और ये एक मुद्दा भी यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि जो अकल तख्त के जतेंद्र का रिमार्क आया है कि जो खालिस्तान का वो जिक्र कर रहे हैं कि अगर उन्हें खालिस्तान मिल जाएगा तो वो खालिस्तान ले लेंगे। तो खालिस्तान का इशू तो बहुत पहले से ही चला आ रहा है, जब 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था कि जो कुछ आप कह सकते हो कि टेररिस्ट संगठन है वो गोल्डन टेम्पल में जाके छुप के बैठ गए थे। तो उसके बाद जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने उसमें जो ऑपरेशन चलाने की इजाज़त दे दी थी आर्मी को, फिर उन्हें बाहर निकाला गया था। ठीक है, तो उस ऑपरेशन को ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम दिया गया था, जिसमें गोल्डन टेम्पल के अंदर घुसकर टेररिस्ट लोग को बाहर निकाला गया था। तो तब से काफ़ी खालिस्तान की मांग उठती रही है समय समय पर। ठीक है, तो अभी एक और ये विवादित कमेंट देखने को मिला है कि जो ये अकाल तख्त हैं, ठीक है, जो एक्टिंग जतेंद्र ज्ञानी हरप्रीत सिंह, इन्होंने कहा है अगर खालिस्तान मिल जाएगा तो इन्हें लेने में कोई एतराज़ नहीं। ठीक है, तो इस तरीके की अभी सेपरेट सेपरेट होने वाली जो माइंडसेट है वो भी देखने को मिल रही है भारत में, जो पंजाब वाले रीजन में है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर अभी मध्य प्रदेश है, वहाँ पर काफ़ी अच्छा आप कह सकते हो कि जो वीट की प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल रही है। यूजुअली जो कन्वेंशन होता था उसमें क्या होता था कि पंजाब हरियाणा वाले रीजन ही काफ़ी बेहतर गेहूं की प्रोडक्शन किया करते थे, लेकिन अभी देखने को मिला है कि जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर 125 लाख टन इतना ज़्यादा गेहूँ देखने को मिला है। तो काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन अभी मध्य प्रदेश में हुई है। ठीक है, अब अगर इकॉनमी वाला पेज देखें तो इकॉनमी के पेज पे भी बताया जा रहा है कि जो हमारा फॉरेक्स है, जो फॉरेन रिजर्व है, वो अभी काफ़ी हाई चल रहा है। ठीक है, हमारे पास अभी 493.48 बिलियन डॉलर के फॉरेन रिजर्व है। फॉरेन रिजर्व यानी ऐसी आप कह सकते हो कि हमने रिजर्व बना के रखा है जिसमें हम डॉलर्स, गोल्ड, ये सब रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, ताकि एक्सपेंडिचर में काम आए, जब कहीं पे डॉलर की ज़रूरत पड़े तो हम उसमें से डॉलर लेके फॉरेन की जो पेमेंट है वो सब कर सके, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको पूरा कर सकें। तो अभी हमारे पास काफ़ी अच्छा रिजर्व है, तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके कारण बताए जा रहे हैं कि काफ़ी एफपीआईज है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, वो देखने को मिले हैं, एफडीआईज देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था जब लॉकडाउन स्टार्ट किया गया था मार्च अप्रैल में, तब काफ़ी कंपनीज भारत से अपने पैसे लेकर दूसरी जगह इन्वेस्ट करने के विचार में थी। लेकिन लॉकडाउन पूरे ग्लोबल में ही फैला हुआ था, तो बाकी और कोई कंट्रीज़ भी उन्हें इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी मिल नहीं रही थी, तो वो यहीं पर रहना पसंद कर रहे थे। इसलिए यहाँ पर फिर काफ़ी देखने को मिला कि एफपीआईज और एफडीआईज रुक गई थी और यहाँ पर काफ़ी पैसा था। और फिर हमने एक और इंसिडेंट देखा था जब पूरे ग्लोबल में जब ऑयल की प्राइस की क्रैश देखने को मिली थी। ठीक है, जब जो रशिया कह सकते हो आप और सऊदी अरेबिया के बीच में एनर्जी फाइट देखने को मिली थी कि दोनों ने ही प्रोडक्शन बढ़ा दिया था, तो प्राइस की ऑयल की जो प्राइस थी वो काफ़ी गिर गई थी। और हमने ये भी देखा था जो अमेरिका का जो टेक्सास ऑयल था, ठीक है, उस वो तो नेगेटिव में चला गया था। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी गिर गए थे ऑयल के प्राइसेस। इसलिए जो हम जो एक हैं एनर्जी इंपोर्टर हैं, ठीक है, हम काफ़ी डिपेंडेंट करते हैं जो वेस्टर्न वाले
कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर कि हम वहाँ से ऑयल वगैरह मंगा सकें, ठीक है। तो हमारा काफ़ी फ़ायदा इसमें हुआ कि हमें कम कीमतों पे तेल मिल गया। इससे हमारी जो इम्पोर्ट बिल होती थी, जो हमें विदेशों में पे करना पड़ता था, वो भी गिर गया। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें कम डॉलर उन्हें पे करने पड़ेंगे ना, तो हमें ज़्यादा डॉलर सेव कर लिए। तो ये भी बेनिफिट इंडिया के फेवर में गया। और इसके और क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं कि हमारे पास अब ज़्यादा पैसे, ज़्यादा फॉरेक्स हैं। इसका मतलब अब हमारी करेंसी ज़्यादा स्ट्रांग हो पाएगी। देखिए, आप हमेशा सोचते रहेंगे कि जो रुपी है उसकी कीमत गिरती क्यों है, कि क्यों रुपी कभी $1 70 हो जाता है, तो कभी $1 75 के इतना हो जाता है। तो देखिए, फॉरेक्स का भी इसमें बहुत बड़ा खेल है। और जब आपके पास फॉरेक्स काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, काफ़ी ज़्यादा रहेगा, तो आपकी रुपी काफ़ी स्ट्रांग रहेगी, यानी ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगी। हो सकता है अगर $1 65 के, $1 65 के बराबर है तो 65 ही रहेगा, ठीक है। और अगर फॉरेक्स गिरते चले जाएगा, यानी आपके पास डॉलर कम होते चले जाएगा, तो आपके पास डॉलर की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और जिस चीज़ की आपके पास डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसका मतलब आपको उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, यानी अब आपको उस चीज़ के लिए ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको $1 के लिए ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे क्योंकि आपके पास उसकी कमी है। लेकिन अब आपके पास बहुत है, तो आप इतना ज़्यादा, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप $1 के लिए कम पे करोगे। इस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फॉरेक्स एक का स्ट्रांग होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको करेंसी की स्ट्रेंथन बढ़ानी है, उसको स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं और क्या बात बताई जा रही है। अब देखिए, ये जो ओपेक कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो ओपेक, कौन सी कंट्रीज़ हैं ओपेक, जो आप कह सकते हो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो ऑयल के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट होते हैं, जिनकी वजह से ही ऑयल का सारा कारोबार चलता है, ठीक है। जो अलाइड नेशन है उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है नियरली 10 मिलियन बैरल कट बाय मंथ, ठीक है। तो अभी वो प्रोडक्शन कम करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ग्लोबल में उतनी अभी ऑयल की डिमांड है नहीं, क्योंकि सारी जगह लॉकडाउन है। इसलिए इतना ज़्यादा अगर वो ऑयल प्रोड्यूस करेंगे, तो फिर वही सिचुएशन देखने को मिलेगी कि बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ द ऑयल हो जाएगा और कोई खरीदने वाला रहेगा नहीं। अब देखिए, जैसा कि आज संडे है तो आज एडिटोरियल और एक्सप्लेन पेज नहीं आता है, लेकिन आज ये एक स्पेशल पेज आता है जिसमें चिदम्बरम साहब अपनी बात रखते हैं। तो देखिए, इसमें भी बताया गया है कि किस तरीके से हमारी इकॉनमी गिरती हुई जा रही है। और अभी मोदी जी का कमेंट आया था कि ग्रोथ को वापस से पाना कोई डिफ़िकल्ट बात है नहीं। तो इन्होंने यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया है कि किस तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उन्होंने अभी अपने आप को इस विकट की स्थिति से खुद को दूर कर लिया, वरना वो खुद ही, उनके ऑर्डर ही सुप्रीम ऑर्डर होते थे। लेकिन अभी इस परिस्थिति में बताया जाता है कि जो नॉर्मल समय है उस टाइम पे तो इनकी अथॉरिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इनकी पावर ज़्यादा होती है, और ये जो ऑर्डर दे देते हैं वही माना जाता है। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं कि स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में इन्होंने कहा था सिर्फ 21 डेज़ में ही हम जंग जीत लेंगे। तो इस तरीके से जो चिदम्बरम साहब है वो यहाँ पर क्रिटिसाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और आगे इकॉनमी की भी बात की गई है, किस तरीके से एनडीए की सरकार में इकॉनमी काफ़ी गिरती हुई चली गई है। 2013-14 के बाद से ही इकॉनमी काफ़ी गिरती हुई चली गई है। और हमने देखा 2019-20 का जो आंकड़ा आया है, ठीक है, उसमें बताया गया है कि किस तरीके से 4.2 ओवरऑल पूरे ईयर का देखा गया, और फोर्थ क्वार्टर का तो 3.1 के आसपास देखा गया। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा इकॉनमी गिरती हुई नज़र आ रही है। और इन्होंने ये भी कहा है कि अभी जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया गया था, उसमें भी अच्छा तरीके से उसको नहीं इम्प्लीमेंट किया गया। वो भी एक अच्छा स्टिमुलस पैकेज नहीं था, क्योंकि लोगों के हाथों में कैश आया ही नहीं, लोगों के हाथों में पैसा आया ही नहीं, ठीक है। तो लोगों के हाथों में पैसा आएगा तभी जाके कंजम्पशन बढ़ पाएगी। तो इनका ये कहना है कि आप एक अच्छा जो इकोनॉमिक एडवाइज़र है, आप अपनी ग्रुप जो है वो चेंज करिए, यहाँ पर ऐसा कहना चाहते हैं चिदम्बरम साहब, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो जीडीपी है उसको भी दिखाया गया किस तरीके से जीडीपी गिरती हुई चली गई है। और भी जो 1920 का ईयर था, फिजिकल ईयर, उसमें 4.2% की ग्रोथ देखी गई। तो जीडीपी देखिए किस तरीके से गिरती हुई आ रही है काफ़ी पिछले टाइम से, ठीक है। और इन्होंने ये भी बताया कि पिछले 17 सालों में सबसे कम ग्रोथ देखने को मिली है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्रिटिसिज्म देखने को हमें मिला है। अब देखिए, ये वाला आर्टिकल बात कर रहा है कि जो भारत है, जैसा कि देखिए, एक तरफ इंडिया हो गया, एक तरफ भारत हो गया। भारत यानी हमारा विलेज, जैसा गांधी जी भी कहा करते थे, जो भारत है और जो इंडिया है वो विलेजेस में रहता है, ठीक है। लेकिन आज की डेट में जो भारत है, क्या उसके ऊपर बराबर ध्यान दिया जा रहा है? तो यहाँ पर जो ये राइटर हैं, जो ऑथर हैं, उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से ये वहाँ पर विलेज में फंसी हुई हैं। और जब साइक्लोन निसर्ग आ रहा था, तो स्टार्टिंग में ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये मुंबई को जाके हिट कर सकता है। तब न्यूज़ न्यूज़ मीडिया इसको काफ़ी अच्छे से कवर कर रही थी और इसके ऊपर काफ़ी
ज़्यादा कवरेज की जा रही थी, लेकिन जैसे ही पता चला कि ये मुंबई को अब हिट नहीं करेगा और ये किसी और तरफ जा रहा है, कुछ किसी विलेज की तरफ जा रहा है, तब इसकी कवरेज कम कर दी गई। तो ये दिखा रहे हैं कि इतना ज़्यादा इनसेंसिटिव है हम जब बात आती है विलेजेस की, ठीक है। और यहाँ पर ये भी दिखाया गया है किस तरीके से यहाँ पर इंटरनेट वगैरह की सुविधा भी इतनी अच्छी होती नहीं है, जो कि शहरों में काफ़ी नॉर्मल सी बात होती है, ठीक है। तो आपको अगर जो गांधी जी का विजन था उस तरीके के विलेज बनाने, उस तरीके का स्वराज बनाना है, ठीक है, तो आपको विलेजेस के ऊपर भी ध्यान देके चलना होगा, ठीक है। जैसा कि अब्दुल कलाम जी का भी कंसेप्ट था पूरा कि प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन द रूरल एरियाज, ठीक है, यानी जो शहरों में सुविधाएं हैं अगर वो आप गाँव में भी पहुंचा देंगे तो बहुत ही पिक्चर बढ़िया हो जाएगी भारत की। अब देखिए ये वाले आर्टिकल में जो ऑथर है वो बात करें किस तरीके से भारत में टीवी आई है, और इस लॉकडाउन के पीरियड में एक टेक्नोलॉजिकल चेंज देखने को मिल रहा है कि सभी एजुकेशन के फील्ड में अभी लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की बात की जा रही। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं किस तरीके से 1900 आप कह सकते हो 72 72 73 के टाइम पे किस तरीके से टीवी आना शुरू हुआ। तो इंदिरा गांधी जी का भी उसमें बहुत बड़ा रोल था कि भारत में टीवी लाया गया। लेकिन क्या कभी सरकार है उसने कभी सोचा कि कोई चैनल लाया जाए जिसके ऊपर सिर्फ स्टडी मटेरियल या इस तरीके के एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड किए जाए। इसमें एंटरटेनमेंट की तो बहुत सी चीज़ें लाई जाती हैं, ठीक है। तो क्या कभी इसके ऊपर ये सोचा गया कि कुछ एक एजुकेशन का भी चैनल बढ़िया सा बनाया जाए जो ज़्यादा, ठीक है, इक्के दुक्के चैनल तो हैं लेकिन उसका उतना प्रेवलेंस नहीं है, ठीक है, उतना फोकस कभी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सवाल इन्होंने भी रेज किया है कि आज इस कोविड के टाइम पे ठीक है आप इसके ऊपर फोकस कर रहे हो, लेकिन नॉर्मल दिनों में जबकि सबके घरों में आज टीवी, मोस्ट ऑफ दी घरों में आप कह सकते हो कि टीवी पहुंचा हुआ है, तो क्यों नहीं आप इसके ऊपर एक बढ़िया एजुकेशनल कंटेंट लाने के पहले सोच रहे थे, ठीक है। तो ये यहाँ पर इन्होंने कुछ सवाल रेज किए हैं। अब देखिए और कुछ आर्टिकल देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट आया हुआ है। अब देखिए ये वाला जो आर्टिकल है वैसे तो इंपॉर्टेंट है नहीं ये सारे, लेकिन बताता हूँ क्या बता रहे हैं। ये बता रहे हैं किस तरीके से अभी जो पार्लियामेंट में मीटिंग वगैरह नहीं हो पा रही है, तो कोई कह रहा है कि जूम वगैरह ऐप से मीटिंग लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अगेंस्ट में है कि इससे प्राइवेसी का हनन हो जाएगा। तो इस तरीके की डिबेट चल रही है, ठीक है। और ये भी वही जो डोकलाम की बात की जा रही है कि डोकलाम में किस तरीके से इशू हुआ था, वो भी इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। तो वैसे ही बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है नहीं बाकी ये जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वाला जो आर्टिकल है ये बात कर रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताई गई हैं कि किस तरीके से वो सोशलिस्ट हुआ करते थे और समाज के लिए काम किया करते थे। तो उस तरीके से हमें आज की भी जो सरकार है उसको सोशलिस्ट होना चाहिए, और जो सोसाइटी है जो लास्ट मैन ऑफ द लाइन है, ठीक है, उसके उस तक किस तरीके से मूलभूत सुविधाएं पहुँचे ताकि उसका आप कह सकते हो तरक्की हो सके, उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। तो इस तरीके से इस आर्टिकल में सोशलिस्ट के ऊपर बात की गई है कि सोशलिस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सोशलिस्ट एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेके आओगे तो सोसाइटी का बहुत ही ज़्यादा उससे वेलफेयर हो पाएगा। और देखिए ये वाला आर्टिकल भी बात कर रहे हैं किस तरीके से यूएसए में भी स्ट्राइक्स देखने को मिल रहे, प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। देखिए ब्लैक लाइफ मैटर, ठीक है, उस तरीके के जो हैशटैग फेमस हुए वो भी सड़कों पे लिख दिए गए हैं। तो वहाँ पर भी जो ऑफिशियल्स हैं यूएस सिटीज़ के, उन्होंने भी पुलिस को सहारा लिया है और जो प्रोटेस्ट है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारे वहाँ के जो स्टेट्स हैं, शहर हैं, वहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, जैसे मिनीपोलिस है, डेनवर है, सीटल है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। और ऐसा नहीं सिर्फ यूएसए में ही, हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में भी चीज़ें सही नहीं चल रही, कुछ यूरोप के स्टेट्स में कंट्रीज़ में भी चीज़ें सही नहीं चल रही, वहाँ पर भी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। और बहुत सारे लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आके, अलग अलग कंट्रीज़ के लोग भी आके जो ब्लैक्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो रेसिज्म फैला हुआ है उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं। और देखिए यहाँ ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि भारत और चाइना अगर अच्छे से टेस्टिंग करेगा तो यहाँ वहाँ पर और भी केसेस देखने को मिल सकते हैं। और ये वाला आर्टिकल बात कर रहा है कि अभी फ्रेंच मिलिट्री ने जो अलकायदा का एक लीडर था उसको किल कर दिया, ठीक है। तो उसका क्या नाम था, ड्रॉगडल, ठीक है, ड्रॉगडल था उसका नाम। तो उसको भी किल कर दिया गया फ्रेंच मिलिट्री द्वारा। और ये देखिए जो बिडेन है वो एक हो गए हैं कि कंटेंडर, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर जो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से आएंगे। तो पक्का यही है अब कि यही आएंगे डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, ठीक है। अब उनको इनफ डेलीगेट्स मिल गए हैं कि वो अब डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से वही एक कैंडिडेट है जो लड़ेंगे ट्रम्प के अगेंस्ट में। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे कल की वीडियो में। चलिए शुक्रिया।